हेलो स्टूडेंट्स, मिडिल एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, आपके सामने है यहाँ पे क्लास 9th का इंग्लिश विषय का पेपर सेट नंबर फर्स्ट। ये जैसा कि आप सभी को पता है कि एक प्रैक्टिस सेट पेपर है। इसमें सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को रखा गया है। इसका पार्ट नंबर फर्स्ट जो है हमने पहले के वीडियो में कवर कर लिया है, जिसमें मैंने आपको एक एक प्रश्न को बहुत अच्छे से आसान भाषा में समझाया है। आई होप आपको सारा पेपर जो भी उसका सॉल्यूशन है वो उसी समय याद हो गया होगा। अब यहाँ पे हम पार्ट नंबर सेकंड को कंप्लीट करेंगे, जिसमें आपके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं टेक्स्ट बुक के और बाकी जो आपकी सप्लीमेंट्री रीडर जो है 2 बुक्स जो आपको सिलेबस में है, उनके जो भी लेसन है उनमें से जो क्वेश्चंस हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम उनको कवर करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि मैं आपके इंग्लिश सब्जेक्ट की तैयारी के लिए एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आसान भाषा में समझाती हूँ, ताकि ये आपको आपके फाइनल एग्ज़ाम तक एक बार में अच्छी तरीके से याद हो जाए और वो आपके लास्ट एग्ज़ाम तक आपको काम में आ पाए। फिर उसके बाद यहाँ पे पीडीएफ जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके डाउनलोड कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ पे वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमने फर्स्ट पार्ट में कहाँ तक कवर कर लिया था। आप की जो आंसर की है वो मैंने क्वेश्चन आंसर्स जो है उनकी बना ली है। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि हमने पिछला जो वीडियो था उसमें हमने कवर कर लिया था क्वेश्चन नंबर 9 तक। क्वेश्चन नंबर 9 के ये जो ऑब्जेक्ट है वो हमने कर लिए थे। अब हमें क्वेश्चन नंबर 10 से इस वाले वीडियो में कवर करना है। तो देखिए, आपको फर्स्ट वाला वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख लीजिए। उसमें आपके सारे 9 क्वेश्चंस जो हैं, तो उनमें जो भी पैसेज हैं और जो भी एक्सरसाइज हैं वो मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की है। जो भी ग्रामर है उसको भी समझाया है। यदि आप वो देख लेंगे तो आपको सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आ जाएंगे। यदि इंग्लिश भाषा कठिन लगती हो तो मिडिल एजुकेशन के साथ बने रहिए और साथ में जो मॉडल पेपर मैं आपको बता रही हूँ उसको अच्छे से आप हल कर लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है, क्रिसमस से रिलेटेड ये आपका क्वेश्चन है, पैसेज है। यहाँ पे पहला प्रश्न पूछा गया है, व्हेन इज क्रिसमस सेलिब्रेटेड। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड से लेके एवरी ईयर तक। ठीक है, क्रिसमस हर साल 25 दिसंबर में मनाया जाता है। फिर व्हाट डू पीपल डेकोरेट अ ट्री विद। जो पीपल हैं वो ट्री को काय से डेकोरेट करते हैं। तो सेकंड वाले का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ से, पीपल डेकोरेट ट्री विद गिफ्ट कैंडल्स एंड लाइट्स। ठीक है, ये सेकंड वाले का आंसर। फिर थर्ड वाले का है, व्हाट डू पीपल ड्रेस अप एज। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा यहाँ से, सम पीपल ड्रेस अप एज सेंटा क्लॉज एंड गिव गिफ्ट टू चिल्ड्रन। कुछ लोग सेंटा क्लॉज जैसे ड्रेस पहनते हैं और चिल्ड्रन यानी बच्चों को गिफ्ट देते हैं। फिर व्हाट डू पीपल एक्सचेंज। लोग क्या मतलब देते लेते हैं। तो पीपल मीट फ्रेंड्स एंड रिलेटिव एंड एक्सचेंज गिफ्ट। तो वो गिफ्ट का आदान प्रदान करते हैं। उसके बाद इसके अथवा में है ये फ्रेंड वाली पोएम। तो यहाँ पे देखिए, माय फ्रेंड एंड आई हैव। तो यहाँ पे हो जाएगा माय फ्रेंड एंड आई हैव फन टुगेदर। टुगेदर के पहले फन आएगा, ठीक है, क्योंकि ऊपर पोएम में ही लिखा है। फिर वी लाफ एंड, तो वी लाफ एंड प्ले। ये देखिए यहाँ पे प्ले लिखा है, तो सेकेंड वाले में प्ले आ जाएगा। ठीक है, फिर थर्ड वाले में वी ब्लैंक एंड फाइट। तो वी यहाँ पे क्या होगा, एंड फाइट नहीं, हाँ ये वी ईट एंड फाइट। ये देखिए ईट, EAT ईट आ जाएगा थर्ड वाले में। फिर वी ब्लैंक एंड ब्लैंक ऑल डे। तो वी सिंग एंड डांस ऑल डे। तो ये तो आपको सीधा देख के लिखना था। तो यहाँ कंप्लीट हुआ। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे आपको कोई 6 क्वेश्चन के आंसर देना, लेकिन मैं आपको सारे क्वेश्चन के आंसर बता दूंगी, ताकि आपको इतनी आसान भाषा में इंग्लिश कोई भी नहीं समझाएगा। यदि आप इंग्लिश इसी चैनल से पढ़ते हैं और यदि आप मेरे जो भी मॉडल पेपर हैं या क्लासेस हैं उनको पूरे तरीके से देखते हैं, तो आपको इंग्लिश बहुत ज़्यादा आसान लगने लगेगी। साथ में चैनल पर भी जाके आप ग्रामर के वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने आर्टिकल्स और अलग अलग डिटर्मिनर्स के बारे में बताया। तो फर्स्ट है यहाँ पे, व्हाट सब्जेक्ट्स डिड मार्गी एंड टॉमी लर्न। कौन से विषय मार्गी और टॉमी पढ़ते थे।
तो ये रहा इसका आंसर। मार्गी लर्न ज्योग्राफी एंड मैथमेटिक्स। मार्गी ज्योग्राफी यानी कि भूगोल और मैथमेटिक्स यानी गणित पढ़ती थी। टॉमी लर्न हिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, और टॉमी इतिहास और गणित पढ़ता था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट इज टैली बुक। टैली बुक क्या है? A book can be displayed on a television screen is called tally book. ऐसी बुक जिसे टेलीविजन स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जा सकता है तो उसे टैली बुक कहा जाता है। थर्ड है, व्हाट थिंग्स अबाउट द बुक डिड यू फाइंड स्ट्रेंज। ऐसी क्या चीजें थी जो कि आश्चर्यजनक लग रही थी बुक के बारे में। द थिंग्स अबाउट द बुक फाउंड स्ट्रेंज वर दैट, ऐसी चीजें जो आश्चर्यजनक लग रही थी वो क्या थी। द पेजेस ऑफ द बुक वर येलो एंड क्रिंकली, जो पेज थे वो कैसे थे, पीले थे और मुड़े हुए थे। एंड दैट द वर्ड्स स्टूड स्टिल इंस्टीड ऑफ मूविंग, इतना यहाँ पे लिखना है आपको, ठीक है। और जो शब्द थे वो कैसे थे, एकदम स्थिर थे, हिलने डुलने की बजाय। तो आपको कहाँ से लिखना है, दा से लेके यहाँ पे मूविंग तक आपको लिख लेना है, ठीक है। दा से लेके मूविंग तक आप यहाँ पे लिखेंगे। फिर यहाँ पे क्या है, वेयर वॉज मार्गीज स्कूल डिड शी हैव एनी क्लासमेट। मार्गी का स्कूल कहाँ था और क्या उसके कोई सहपाठी या साथ में पढ़ने वाले बच्चे थे। तो आंसर हो जाएगा, मार्गी स्कूल वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। उसके बेडरूम से ही अगला जो था कमरा वो स्कूल का था। नो शी डिड नॉट हैव एनी क्लासमेट, तो उसका कोई भी साथ में पढ़ने वाला छात्र या फिर कोई दोस्त ऐसा नहीं था जो उसके साथ पढ़ता हो। फिर क्या है, हाउ डज एवलिन हियर म्यूजिक। एवलिन म्यूजिक कैसे सुनती थी। यदि आपको आंसर अच्छे से समझ में आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मुझसे इंग्लिश पढ़ना कैसा लगा। एवलिन हियर्ड म्यूजिक बाय सेंसिंग द नोट ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी, ठीक है। तो जो एवलिन थी वो म्यूजिक कैसे सुनती थी, अपने अलग अलग जो भाग हैं शरीर के उन पे एक तरीके से महसूस करके। When Ron Forbes turned two drums to different notes and asked her to sense the sound without using her ears, जब रॉन फॉब्स जो कि उनके तबला वादक टीचर थे उनने बोला कि तुम अपनी बॉडी से इसको महसूस करो, शी रियलाइज दैट शी कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप। उसने ऐसा फील किया कि वो जो बड़ा ड्रम है उसको, ऊंचा वाला जो ड्रम है उसको वो अपनी जो वेस्ट है, कमर है उसके ऊपरी हिस्से से, और लोअर ड्रम नीचे वाले ड्रम को वेस्ट के यानी कि कमर के नीचे के हिस्से से सेंस यानी महसूस कर पा रही है। फिर है यहाँ पे, वेयर हैड एवलिन गॉट एडमिशन टू लर्न म्यूजिक। एवलिन को म्यूजिक सीखने के लिए कहाँ एडमिशन मिला था या उसने लिया था। इसका आंसर है, एवलिन वॉज 17 ईयर ओल्ड वैन शी वेंट टू द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंडन। उसको रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में एडमिशन मिला था लंदन में, जब वो कितने साल की थी, 17 साल की थी। फिर उसके बाद है यहाँ पे, वॉट हैड हैपन वंस हैपन टू टॉमीज टीचर। एक बार टॉमी के टीचर को क्या हुआ था। टॉमीज टीचर वॉज टेकन अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक आउट कम्प्लीटली। एक बार टॉमी के टीचर को दूर ले जाया गया था क्योंकि उसके हिस्ट्री का जो भाग है वो खाली हो गया था। आपको पता है कि टॉमी और मारी का टीचर मैकेनिकल टीचर था, यानी एक यांत्रिक शिक्षक, मतलब एक कंप्यूटर, तो उसका जो हिस्ट्री का भाग है वो खाली हो गया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 12, इसमें आपको कोई दो करना है। पहला है, वेयर डज द पोइट फाइंड हिमसेल्फ। पोइट ने खुद को कहाँ पाया। तो ये है इसका आंसर, द ट्रैवलर फाइंड हिमसेल्फ स्टैंडिंग ऑन अ फॉक इन द पाथ। उसने अपने आप को दो राह पे खड़ा हुआ पाया। ही इज़ इन द प्रॉब्लम एज ही मस्ट चूज वन पाथ। उसको एक समस्या थी कि उसको किसी ना किसी एक रास्ते का चुनाव करना है। एंड ही इज़ अनेबल टू डिसाइड विच वन टू चूज, और वो असमर्थ था ये जानने में, डिसाइड करने में, निर्णय लेने में कि उसको वो कौन सा रास्ता चुने। फिर उसके बाद सेकंड है, व्हाट डज द विंड गॉड डू। जो पवन देवता है वो क्या करते हैं, जो वायु देवता है। द पोएट सेज दैट द विंड गॉड विनोज द वीक क्रम्बलिंग हाउसेज। जो वायु देवता है वो कमज़ोर घरों को तोड़ देते हैं। दरवाजे जो कमज़ोर हैं उन्हें, खिड़कियाँ जो लकड़ी है, वो जो शरीर हैं, बॉडीज़ यानी लाइफ्स यानी जो जिंदगियाँ, इस जीवन है, कमज़ोर हार्ट्स यानी जो दिल हैं कमज़ोर, एंड देन क्रशेज देम ऑल, और उन सबको कुचल देते हैं। तो यहाँ पे है कि क्या क्या वो तोड़ देते हैं, हाउसेस, डोर्स, राफ्टर्स, वुड, बॉडीज, लाइफ्स एंड हार्ट्स, एंड देन क्रशेस देम ऑल। फिर है, व्हाट डज द विंड डू विद द बुक्स। जो विंड है, हवा है, वो बुक्स के साथ क्या करती है।
तो ये आंसर है, द विंड टीयर्स द पेजेस ऑफ एंड थ्रोज दैम डाउन फ्रॉम द बुक शेल्फ। ये जो है वो पन्ने पूरे फाड़ देती है और साथ में बुक्स को बुक शेल्फ यानी कि जो जहाँ पे किताबें रखी रहती हैं वहाँ से नीचे गिरा देती है। क्वेश्चन नंबर 13 में भी 3 क्वेश्चन है। पहला है, व्हाट आर द थिंग्स द चाइल्ड सीज इन ऑन हिज वे टू द फेयर। ये दूसरी वाली बुक से है आपका, कि जो बच्चा था उसने मेले में क्या देखा, मेले के रास्ते में। तो इसका आंसर है, ऑन हिज वे टू द फेयर द चाइल्ड सीज टॉयज। इस रास्ते में बच्चे ने खिलौने देखे, बैलून यानी गुब्बारे देखे, डिफरेंट कलर्स के मतलब अलग अलग रंग के, गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर का माला या हार देखा, स्विंग यानी झूला देखा, एंड स्कीन स्नेक चार्मर जो सांप को पकड़ने वाला सपेरा रहता है वो देखा, जो बीन बजा रहा था, प्लेइंग द फ्लूट। उसके बाद ही गेट्स अट्रैक्टेड टू ऑल दीज थिंग्स सो ही लैग्स बिहाइंड। वो बहुत सारी चीज़ों को देख के आकर्षित हो गया था। फिर सेकंड क्वेश्चन है, हु रेस्क्यूड द लॉस्ट चाइल्ड। जो गुमा हुआ बच्चा था उसको किसने उसका रेस्क्यू किया, उसे किसने बचाया। व्हाट डिड ही ऑफर टू बाय हिम। और उस व्यक्ति ने उस बच्चे को क्या खरीदने का ऑफर दिया। अ मैन गोइंग टू द टेम्पल रेस्क्यू द चाइल्ड। एक आदमी जो कि मंदिर गया था उसने बच्चे को बचाया। ही ऑफर्ड टू बाय बलून्स। उसने उसको गुब्बारे, गार्लैंड यानी माला, एंड स्वीट्स और मिठाई टू द चाइल्ड, ये सब चीज़ें ऑफर की बच्चे को। ही केप्ट क्राइंग फॉर हिज मदर एंड फादर। लेकिन वो लगातार रो रहा था अपने माता और पिता के लिए। यदि आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है और यदि पीडीएफ हो जाता है इजीली तो आप कर लीजिए, नहीं तो सारे आंसर के आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर है, व्हाट प्ली डिड द चाइल्ड फाइनली मेक टू हिज पेरेंट्स। उसने आखिर में अपने जो माता पिता उसके सामने क्या रिक्वेस्ट की, क्या एक अपील की अपने माता पिता से। The child finally pleaded with his parents to let him go on the ride on the round boat. Sadly, this plea was not heard because his parents were not standing behind him. उसने क्या की कि जो गोल गोल घुमावदार झूला है उस पर उसको एक सवारी करवा दी जाए, लेकिन दुख की बात यह है कि ये सब एक्सेप्ट नहीं हुई क्योंकि उसके जो पेरेंट्स है वो पीछे नहीं थे। He had been separated from them. वो उनसे अलग हो गया था, and hence they could not hear him. और इसलिए वो उसके जो माता पिता थे उन्होंने उस लड़के की बात नहीं सुनी। फिर है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको कोई एक अटेम्प्ट करना है और ये थोड़ा सा ज़्यादा नंबर के आएंगे, तो इसलिए यहाँ पे, हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल। टॉमी ने पुराने ज़माने के स्कूल के बारे में क्या वर्णन किया। टॉमी सेज दैट द ओल्ड स्कूल वर डिफरेंट। टॉमी ने कहा कि जो ओल्ड स्कूल है, पुराने स्कूल है, वो अलग थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग। उनके पास अपनी विशेष इमारत थी। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर टू स्टडी। और सारे बच्चे वहाँ पढ़ाई के लिए जाते थे। दे लाफ्ड, वो हंसते थे। एंड शाउटेड, चिल्लाते थे। इन द स्कूल यार्ड, स्कूल के ग्राउंड में। दे एंजॉय टाइम टुगेदर, वो एक साथ टाइम को बहुत मज़े से व्यतीत करते थे। लर्न लेसन्स टुगेदर इन द क्लासरूम, और एक साथ सारे जो पाठ है उनको पढ़ते थे क्लासरूम के अंदर। फिर है, वाई डिड मार्गी हेट स्कूल, वाई डिड शी थिंक द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मस्ट हैव बीन फन। मार्गी जो स्कूल से नफरत क्यों करती थी और वो ऐसा क्यों सोचती थी कि जो पुराने जमाने के स्कूल थे उनमें बहुत मज़ा आया करता होगा। मार्गी हैड ऑलवेज हेटेड स्कूल। मार्गी हमेशा से स्कूल से नफरत करती थी। द पार्ट शी हेटेड द मोस्ट वॉज इंसर्टिंग हर टेस्ट पेपर एंड होमवर्क इन द स्लॉट ऑन हर मैकेनिकल टीचर एंड राइटिंग हर आंसर इन पंच कोड। उसको सबसे बुरा जो भाग है वो ये लगता था कि उसको मैकेनिकल टीचर उसका होमवर्क चेक करता था और एक खाने में उसको डालना पड़ता था पंच कोड के साथ। ये सबसे ज़्यादा बुरा पार्ट था। और शी थॉट दैट द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मस्ट बी क्वाइट एंजॉयबल। उसको लगता था कि पुराने ज़माने के स्कूल बहुत ज़्यादा मज़ेदार होते होंगे। स्टूडेंट वुड हैव बीन लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड। स्टूडेंट जो है वो मतलब मज़े करते होंगे, खेलते चिल्लाते होंगे स्कूल यार्ड में। प्लेइंग टुगेदर, एक साथ खेलते होंगे। द स्टूडेंट वुड हैव बीन लर्निंग द सेम थिंग। और जो स्टूडेंट है वो सारे एक सी चीज़ सीखते होंगे। दे कुड देयर फॉर हेल्प वन अदर, और इसलिए वो एक दूसरे की मदद करते होंगे। देयर होमवर्क, अपने गृह कार्य को पूरा करने में। कुड टॉक अबाउट इट, और इसके बारे में बात भी कर पाते होंगे। द टीचर्स टू वर ह्यूमन बींग, और जो मतलब टीचर शिक्षक भी थे वो इंसान हुआ करते थे।
देखो इस वाले क्वेश्चन में ना आप हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल के बारे में भी लिख सकते हो, वाई डिड वाले क्वेश्चन में, ठीक है। इतना लिख लेना आंसर, फिर उसके बाद इसका जो आंसर है पैराग्राफ चेंज करके अभी मैंने जो बताया उसमें आप ये वाले का आंसर भी लिख सकते हो। फिर थर्ड वाला है वाई वॉज मार्गी डूइंग बैडली इन जोग्राफी। मार्गी जोग्राफी यानी कि भूगोल में बुरा प्रदर्शन क्यों कर रही थी। व्हाट डिड द काउंटी इंस्पेक्टर डू टू हेल्प हर, और काउंटी इंस्पेक्टर ने, क्षेत्र निरीक्षक ने उसकी मदद करने के लिए क्या किया। मार्गी वॉज रिपीटेडली फेलिंग इन जोग्राफी, वो बार बार फेल हो रही थी भूगोल में। शी वॉज डूइंग बैडली इन जोग्राफी, वो बुरा प्रदर्शन कर रही थी बिकॉज द जोग्राफी सेक्टर वॉज एडजस्टेड टू अ हायर लेवल, क्योंकि जो जोग्राफी का सेक्टर था, भाग था, वो कंप्यूटर में उच्च स्तर पर सेट था। द काउंटी इंस्पेक्टर हेल्प मार्गी बाय स्लोइंग डाउन द सेक्टर ऑफ द जोग्राफी अप टू हर लेवल। तो जो क्षेत्र निरीक्षक आया था, जो आदमी, उसने उसको थोड़ा सा स्लो डाउन यानी धीमा कर दिया था उसके स्तर के अनुसार। इस तरीके से काउंटी इंस्पेक्टर ने मार्गी की मदद की थी। फिर है क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द रोड नॉट टेकन, और सेकंड वाला है द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम विंड। तो यहाँ पहले में आपको द रोड नॉट टेकन का सेंट्रल आइडिया लिखना है, दूसरे में विंड का। तो द रोड नॉट टेकन का मेन आइडिया ऑफ द पोएम इज द स्पीकर इज कन्फ्रंटेड विद टू रोड्स एंड हैज़ टू मेक अ चॉइस एज टू विच रोड ही शुड टेक। यहाँ पे क्या है कि मूल भाव ये है कि जो व्यक्ति है वो यहाँ पे दो रास्तों का सामना करता है और उसे चुनाव करना रहता है कि उसे कौन सा लेना चाहिए। द थीम ऑफ द पोएम इज दैट ह्यूमन बीइंग आर डिफाइंड बाय चॉइसेस दे फेस एंड द चॉइसेस दे मेक। लेकिन कविता का मेन जो भाव है वो क्या है कि मनुष्य जिन विकल्पों का सामना करते हैं और जो विकल्प चुनते हैं उन्हें ही जिंदगी में आगे उनको उसका ही एक रिजल्ट सामने आता है। फिर विंड का है द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज दैट वी शुड बी स्ट्रांग इन आवर माइंड एंड बॉडी। हमें अपनी बॉडी और माइंड को स्ट्रांग बनाना चाहिए। द विंड विल बी आवर फ्रेंड, तो जो पवन है वो हमारा दोस्त बन जाएगी। व्हेन वी आर स्ट्रांग, जब हम मजबूत हैं। हेयर द विंड रिप्रेजेंट द डिफिकल्टीज एंड चैलेंजेस वी फेस इन आवर लाइफ। यहाँ पे जो वायु है, पवन है, उसको जो कवि है वो क्या संकेत करता है कि वो हमारी जिंदगी में आने वाली कठिनाइयाँ और जो भी संघर्ष हमें चुनौतियां हैं उनका प्रतिनिधित्व करती है, उनको विंड के रूप में बताया गया है, और जिनको की सामना हम अपनी ज़िंदगी में करते हैं। वी शुड फेस दैम ब्रेवली, इसलिए उन समस्याओं का सामना हमें बहादुरी से करना चाहिए। तो जो विंड वाली कविता है वो इस पर बेस्ड है कि जो वायु है वो कमज़ोर लोगों को तोड़ देती है, इसी प्रकार जो चुनौतियाँ हैं, कठिनाई, वो भी कमज़ोर व्यक्तियों को मतलब एक तरीके से बहादुरी से जो सामना नहीं करते उनको तोड़ के चली जाती हैं। फिर है व्हाट डू द टू रोड्स स्टैंड फॉर। द टू रोड्स स्टैंड फॉर द चॉइसेस दैट वन हैज़ टू मेक इन हिज लाइफ। जो दो रोड है वो इस चीज़ को दर्शाती हैं कि हर इस एक व्यक्ति को जिंदगी में एक ना एक चीज़ का निर्णय लेना पड़ता है। वी हैव टू मेक चॉइस ऑफ पाथ टू रीच अवर डेस्टिनी। हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एक रास्ते का चुनाव करना पड़ता है। फिर है 16, इसमें भी आपको कोई एक लिखना है। उसका पहला है हाउ डिड द चाइल्ड रिएक्ट इन फ्रंट ऑफ द जगलर। जो एक बाजीगर टाइप का था, जो अलग अलग करतब दिखा रहा था, उसके सामने बच्चे ने कैसा रिएक्ट किया, कैसी प्रतिक्रिया दी। The child react in front of the juggler can be described as a mix of excitement, awe and fascination. एक तरीके से वो मंत्र मुग्ध टाइप का हो गया था, साथ में बहुत ज़्यादा वो एक्साइटेड था, बहुत ज़्यादा जिज्ञासा थी उसके अंदर। The child is completely captivated by the juggler's skill and performance. वो एक तरीके से पूरे तरीके से खो गया था और उसके एक वश में हो गया था। उसका जो स्किल है, करतब दिखाने का जो एक कौशल है, क्षमता है, और उसने जो प्रस्तुति दी थी उसके माध्यम से। फिर क्वेश्चन सेकंड है वाई डिड द चाइल्ड नॉट से फॉर लॉन्ग नियर द स्नेक चार्मर। स्टे क्यों नहीं कर पाया था, रुक क्यों नहीं पाया था देर तक जो स्नेक चार्मर है, जो स्नेक यानी सांप पकड़ने वाला है, उसके सामने। The child saw the snake charmer playing on a flute to a dancing cobra. उसने देखा कि कोबरा के सामने बीन बजा रहा है, जो सांप पकड़ने वाला। The child was attracted by it. जो child है वो इसके साथ आकर्षित हो गया, but he did not stay there for a long because his parents had forbidden him to hear such coarse music as the juggler. ये जो चार्मर प्ले कर रहा था म्यूजिक, तो उसके जो माता पिता हैं उनकी वजह से वो
वहाँ पे बहुत देर तक नहीं रोक पाया। फिर लास्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड द लॉस्ट चाइल्ड मीट अ काइंड हार्टेड पर्सन इन द फेयर। जो दयालु व्यक्ति है वो मेले में कैसे मिला बच्चे को। तो यहाँ हो जाएगा कि अ काइंड हार्टेड पर्सन कहाँ कैसे मिला, तो ही मेट द काइंड हार्टेड पर्सन नियर द श्राइन। एक जो मतलब कब्र टाइप की थी उसके पास वो मिला, और द मैन सॉ द चाइल्ड इन द क्राउड, और जो व्यक्ति है उसने उसको भीड़ में देखा था बच्चे को। तो यहाँ श्राइन का मतलब मकबरा, समाधि ये होता है, तो उसी के पास ये मिला था। तो ये था आपका पूरा फुल पेपर का सॉल्यूशन। अब यहाँ पे जो आपका पेपर है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। यदि आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो जल्दी से प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, और पार्ट 2 को भी लाइक और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के सेट के साथ, जो प्रैक्टिस पेपर है उसके साथ। जब तक के लिए इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करके सारों को अच्छे से लर्न कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।